हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट के अंदर आते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिटीजन को मिलने वाले जो फंडामेंटल राइट हैं वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 राइट हैं फंडामेंटल राइट्स, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन को ही मिलते हैं, जो कि इंडियन सिटीजन होंगे उन्हें। तो इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। देखिए अब आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है क्या। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, एनी सेक्शन of the citizen residing in any part of India having a distinctive language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। इसका क्या मतलब है कि अगर इंडिया के सिटीजन कोई भी एनी सेक्शन, कोई भी इंडिया का सिटीजन किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता है, रिसाइड करता है, रहता है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, अगर उनकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनकी भाषा कुछ अलग भाषा है, स्क्रिप्ट है, कुछ ऐसा कल्चर है वो भी खुद का, तो उसको उनको कंजर्व करने की पूरी राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सिंपल टर्म में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन है वो इंडिया में रिसाइड करते हैं, उनकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर अपने खुद का है, तो वो उसको खुद कंजर्व कर सकते हैं, वो राइट उन्हें आर्टिकल 29 से मिलता है। अब आर्टिकल 29 की कुछ खास बात, ये ग्रुप की बात करता है। यहाँ पे लिखा है सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये है जो भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है, मतलब सबके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे माइनॉरिटी की भी बात हो रही है और मेजोरिटी की बात हो रही है। ये चीज़ आपको ध्यान देखनी है कि आर्टिकल 29 जो है वो सेक्शन ऑफ सिटीजन के बारे में बात करता है, मतलब कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी इसमें दोनों ही आएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़, जो पहला पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट कहता है नो citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state fund on grounds only of religion, race, caste और language। जैसे कि आर्टिकल 29 हमें कल्चरल और एजुकेशन राइट देता है, अपना जो भी हमारा कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हमने देख लिया। एजुकेशन राइट, यहाँ पे क्या लिखा है, नो सिटीजन, किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन किया गया है बाय द स्टेट, या फिर रिसीव, अगर वो कुछ एड लेता है स्टेट से, ऑन द ग्राउंड्स, उनको उनके रिलीजन, उनके रेस, कास्ट और लैंग्वेज के ग्राउंड पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको डिनाई नहीं करा जाएगा एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कहता है हमारा आर्टिकल 29 का सेकंड पार्ट। तो ये सिंपल ये राइट, और ये किसके बारे में बात करता है, ये वाला सिटीजन के बारे में बात करता है। आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ आर्टिकल 29 ये स्पेसिफिकली सिटीजन के लिए ही है। आर्टिकल 29 का थर्ड पार्ट क्या है कि आर्टिकल 29 ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो अपने धर्म के वजह से जो लोग माइनॉरिटी में है, जैसे अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया में जो हिंदू हैं वो लोग मेजोरिटी में है, बाकी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज, ये सब लोग जो हैं ये माइनॉरिटी में आते हैं। वैसे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे जो भी है, उसमें भी जो ऐसी लैंग्वेज है जिसको बहुत कम लोग बोलते हैं उनको हम लोग बोलेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो वो उसमें आएंगी। तो धर्म के बेसिस में और भाषा के बेसिस में भी जो भी माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्शन का राइट हमारा आर्टिकल 29 देता है। इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जल्लीकट्टू केस एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल या ये गेम होता है, या जो ये एनिमल गेम होता है, इसको प्रोटेक्ट किया गया था और बोला गया था कि ये वैलिड माना जाएगा क्योंकि आर्टिकल 29 के अंदर आता है और ये प्रोटेक्ट करता है उनके कल्चरल राइट को। 2017 वाले डिसीजन ने 2014 वाले डिसीजन को ओवररूल कर दिया था। मतलब 2014 में जो डिसीजन आया था उसमें बोला था कि वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा के केस में बोला था कि जल्लीकट्टू जो गेम है इस पे बैन लगा देना चाहिए, लेकिन 2017 में फिर उस बैन को हटा दिया था। बोला था कि जल्लीकट्टू जो है वो कल्चरल राइट्स को शो करता है तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब वो वैलिड माना जाएगा। अब हम आर्टिकल 30 भी देख लेते हैं जो कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट का ही पार्ट है। देखो आर्टिकल 29 और 30 में डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 29 जो है ना वो दोनों माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी दोनों को मिलता है, ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 30 है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को मिलता है। क्या लिखा है यहाँ पे, यह लिखा है आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ऑल माइनॉरिटीज, यहाँ पे लिखा है ऑल माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ऑल माइनॉरिटीज। लेकिन और आर्टिकल 29 में लिखा था एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब कि चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो। यहाँ पे माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों की बात हो रही थी, लेकिन आर्टिकल 30 में स्पेसिफिकली माइनॉरिटी के बारे में बात हो रही है। लिखा है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब जो भी माइनॉरिटी है, भले ही धर्म के बेसिस पे, भले ही भाषा के बेसिस पे, उनको अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने पसंद का खोल सकती हैं। तो कन्फर्म, लेकिन ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वही खोल सकता है जो माइनॉरिटीज में आएगा, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। दूसरा, माइनॉरिटी जो टर्म है ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कहा गया। इसके अलावा
इस आर्टिकल 30 के कुछ खास बात भी है। पहली चीज़, आर्टिकल 30 जो है वो प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी को, ताकि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सके। दूसरी चीज़, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, मतलब इसमें ये बोला गया है कि इन ग्रांटिंग एड, जब भी स्टेट के द्वारा कुछ भी एड दिया जाएगा, कुछ भी सहायता दी जाएगी, तो स्टेट उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज बाय द माइनॉरिटी। तीसरी चीज़, रेगुलेटरी ओवरसाइट, मतलब रीजनेबल रेगुलेशन। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, जैसे बोला गया है कि द स्टेट में इम्पोज, स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकता है टू मेंटेन एजुकेशनल स्टैंडर्ड, एंश्योर वेलफेयर और प्रिवेंट मैल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको अधिकार है कि आप अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हो, माइनॉरिटीज़ को वो चीज़ बोलिए, लेकिन स्टेट जो है वो कुछ ना कुछ इम्पोज कर सकता है, कुछ ना कुछ लॉज बना सकता है और उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में ला सकता है। अगर आपके वहाँ पे कुछ मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा हो, कुछ वेलफेयर ढंग से नहीं हो रहा हो, एजुकेशन का स्टैंडर्ड सही नहीं हो, उन सारी चीज़ों में स्टेट जो है वो उसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। ये लिखा है आर्टिकल 30 में। देखिए, अब आर्टिकल 30 को भी आपको समझना पड़ेगा। देखो, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ना वो बहुत अलग अलग ढंग से है। पहला ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि रिकॉग्निशन और सहायता दोनों ही गवर्नमेंट से लेता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो स्टेट जो है वो पूरे ढंग से रेगुलेटरी मेजर्स लेके आ सकती है, स्टेट जब चाहे इसमें चेंजेस ला सकती है। दूसरा, ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन लेता है स्टेट से, लेकिन कोई भी सहायता नहीं लेता है। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट यहाँ पे भी कुछ भी लॉज बना सकता है, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकता है। तीसरा टाइप का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो ना तो रिकॉग्निशन लेता है स्टेट से और ना ही कोई एड, मतलब ना ही कोई सहायता लेता है। यहाँ पे जो है ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये फ्री है, इसे जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है ये अपने अफेयर्स में आराम से कर सकता है। यहाँ स्टेट कुछ दखल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट ना ही इसको रिकॉग्निशन देता है, ना ही इसको कोई सहायता देता है। तो ये बोला गया आपका 3 टाइप के माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आया था जो था सेक्रेटरी ऑफ मालनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 का है ये। इसमें क्या था, इसमें कुछ राइट्स दे दिए गए थे माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। पहला राइट ये दिया था कि वो खुद अपना गवर्निंग बॉडी चूज कर सकती है, मतलब कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर वो खुद की गवर्निंग बॉडी चूज कर सकती है। दूसरा, वो अपॉइंट कर सकती है टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ, कुल मिला के वो अपना स्टाफ खुद ही चूज कर सकती है जो भी उन्हें चूज करना है। तीसरी चीज़, उन्हें किन किन स्टूडेंट्स को एडमिशन में लेना है, क्या उसकी फीस होगी, वो भी वो खुद डिसाइड कर सकती है। चौथी चीज़ ये थी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी एसेट है, वो उसमें अपना खुद के बेनिफिट के लिए उसका यूटिलाइजेशन में ला सकती है। ये बोला गया था राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये बताए गए थे ये 2007 वाले केस लॉ में। तो ये आपको इसमें लिखना है। इसके अलावा आर्टिकल 31A ये हम बाद में देखेंगे। इसमें बस ये कहा गया था कि अगर स्टेट आपकी कोई भी प्रॉपर्टी लेता है तो स्टेट उसके लिए आपको मुआवजा देगा, मतलब इसमें कंपनसेशन की बात करी गई थी। अगर गवर्नमेंट जो है वो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के किसी काम के लिए लेता है, या गवर्नमेंट उसको हटा के कुछ और बिल्डिंग बना रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट कंपनसेशन दिया जाएगा। ये आर्टिकल 31A में बोला भी गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं हम, जो कि हमारे आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड है। पहला केस लॉ है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें सिंपली रीजनेबल रेगुलेशन के बारे में बोला गया था। इसमें कहा गया था कि बिल्कुल स्टेट ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को राइट दिया है कि वो मैनेज कर सकते हैं अपने अफेयर्स को, अपने स्टाफ को, अपना अपॉइंटमेंट, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस भी आएंगे, वो इसी केस में बोला गया था। फिर एक केस और है, जॉइनल अबुनिल वर्सेस स्टेट 1990 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने समराइज करा था कि आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या। पहली बात तो ये फ्रीडम टू एस्टैब्लिश, मतलब आपको अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना है उसकी फ्रीडम आर्टिकल 30 देता है। दूसरी, फ्रीडम टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस, ये भी आपका आर्टिकल 30 के अंदर है। ये बोला गया था 1990 वाले केस में। तो ये 2 केस आप लिखेंगे। इसके अलावा यह है पूरा आपका आर्टिकल 29 एंड 30। थैंक यू सो मच।